नमस्कार। कक्षा 11 भूगोल के सभी छात्रों को इस भूगोल की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर विम्मी रस्तोगी, लेक्चरर भूगोल GIC मुरादाबाद, आज आपके समक्ष भूगोल का प्रथम अध्याय भारत स्थिति लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम इस अध्याय में भारत के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के भारत का पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और भारत के क्षेत्रफल तथा भारत के आकार के बारे में जानेंगे। भारत के पड़ोसी देशों तथा उनसे भारत की सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भारत की स्थिति, संसार में भारत की स्थिति क्या है उसे जान लें। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने लगातार 10th क्लास तक सोशल साइंस पढ़ी है और सोशल साइंस में जो एक भाग होता है वो है भूगोल का। तो भूगोल आपने अध्ययन किया है और आपको भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी है। भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और आप देखेंगे हमारा जो भारत है वो उत्तर में पड़ता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये भूमध्य रेखा भारत पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो भारत पड़ता है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब हम देशांतर की बात करते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। ग्रीनविच रेखा जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा कही जाती है और ये भारत इसके पूर्व में पड़ता है, यानी कि हम कहें कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एशिया, कौन से महाद्वीप में भारत है। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण में पाया जाता है, यानी कि ये दक्षिणी एशिया का देश है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं समुद्री सीमा की। प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप हम उसे कहते हैं जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं ये तटीय भारत है। तो हमारी समुद्री सीमा जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक विस्तृत है और 12 नॉटिकल माइल्स को लगभग हम 21.9 किलोमीटर मानते हैं। अब ये किस तरह से मानते हैं, आइए इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। जो मानक मील है वो 63,360 इंच होता है। समुद्री मील जो है वो इससे ज़्यादा है, 72,960 इंच है। अगर हम इसे किलोमीटर्स में लेंगे तो एक मानक मील किलोमीटर्स में लगभग 1.6 किलोमीटर्स यानी कि 1.584 किलोमीटर्स आता है। समुद्री मील जो है वो 1.8 किलोमीटर्स यानी कि 1.824 किलोमीटर्स आता है। जब हम 1.824 किलोमीटर्स को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21.9 किलोमीटर आएगा। अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की। तो मैंने जब चैप्टर ये शुरू किया था तो आपको वर्ल्ड मैप दिखाया था और ये बताया था कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की बात करें तो देशांतरीय विस्तार के हिसाब से भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। तो हम बात करते हैं भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। आइए इसे समझ लेते हैं। ये हुआ हमारा दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट्स यानी कि उत्तर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उससे उत्तर में
8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर ये 37 डिग्री 6 मिनट्स तक विस्तृत है। पूर्व और पश्चिम की बात करें तो पूर्व में ये पश्चिम की बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये 97 डिग्री 25 मिनट्स तक विस्तृत है। यानी कि इधर भी 30 डिग्री का विस्तार है और इधर भी 30 डिग्री का विस्तार है। आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 30 डिग्री का विस्तार आएगा। अब हम बात करते हैं भारत की उत्तरतम बिंदु की। तो जो उत्तरतम बिंदु है भारत का वो है इंद्राकौल। इस जगह है, ये काराकोरम रेंज में आता है इंद्राकौल। यहां देखेंगे आप, यहां दिया हुआ है इंद्राकौल, ये सियाचिन ग्लेशियर में है। अब हम बात करते हैं भारत के पश्चिमी बिंदु की। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ देखिए ये जो भाग है वो गुहार मोती कहलाता है और ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। अब हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु की। तो पूर्वी बिंदु जो है वो किबुथु है और ये अरुणाचल प्रदेश में है, आजवान जगह है और वहां पर ये पाया जाता है। सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु, जैसे कि हमने बात की थी कि ये हम मेनलैंड की बात कर रहे थे। जब हम मेनलैंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट्स, लेकिन जब हम समुद्री सीमा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे 2 द्वीप हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 मिनट्स 45 मिनट्स पर पाया जाता है, उत्तरी अक्षांश पर पाया जाता है और इसी को हम दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसकी भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उससे इसकी जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीप भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु है। जैसे हमने बताया था, तमिलनाडु में कन्याकुमारी जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी, केप कैमरन, जिसे केप कैमरन कहा जाता है, वो है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिणाम का विश्लेषण। आइए हम इसके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार का विश्लेषण करें। भारत जो के उत्तर से दक्षिण के वास्तविक दूरी, अगर हम वास्तविक दूरी देखेंगे तो ये कितनी है? ये 3214 किलोमीटर्स है उत्तर से दक्षिण तक, 3214 किलोमीटर्स। जबकि पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर्स। ये अंतर क्यों है? जबकि दोनों ओर 30 डिग्री का अंतर है, तो ऐसा क्यों है कि उत्तर में 3214 और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर्स। ये अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो देशांतरीय दूरी है वो कम होती चली जाती है। ये जैसे कि हम ऊपर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाते पर हमारी जो देशांतरीय दूरी है वो कम होती चली जाती है और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं, इक्वेटर की तरफ आते हैं, तो देशांतरीय दूरी बढ़ती चली जाती है। मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं, अक्षांश रेखाओं से ज्ञात होता है कि भारत जो है वो, भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में है और उत्तरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में है। तो आप लोगों ने जो आपका सीमित ज्ञान है 10th तक, वहाँ पर आप जानते हैं कि जो उष्ण कटिबंध होता है वो कहाँ से कहाँ तक है? कर्क रेखा से मकर रेखा तक। जो बीच वाला भाग है, जो ग्लोब आप जब देखते हो तो जो इक्वेटर, बीच में इक्वेटर और दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक ये उष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो हमारा जो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स तक है। तो ऐसी स्थिति में
जो भाग दक्षिण वाला भाग है, कर्क रेखा हमारे भारत के बीच से गुजरती है। ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, वो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और इस कारण जो नीचे वाला भाग है, जो दक्षिण वाला भाग है, वो उष्ण कटिबंध में आता है और ये ऐसा भाग है जहां पर तापमान सबसे अधिक होता है। आप लोगों ने जो 6, 7, 8, 9, 10th में जो ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें पढ़ा है कि ये जो भाग है ग्लोब में जब बीच वाला जो भाग है वहां पर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है अधिक गर्मी इस वाले भाग पे पड़ती है और ये वाला जो भाग है शीतोष्ण कटिबंध में आता है और इसलिए यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो भारत का जो मध्य ये भारत, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसा राज्य हैं जहां से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आइए जानें। सबसे पहले हम गुजरात लेते हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये जो स्टेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट स्टेट है। अक्सर ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये सिर्फ आपके लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब क्योंकि हमारे 2 कटिबंध हैं, भारत जो है 2 कटिबंध में विभक्त हो गया, ऊपर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आया और नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंध में आया। इस कारण यहाँ पर भू आकृतियों में, जलवायु में, मिट्टी में और प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। भू आकृति का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं नदियां, तो कहीं अलग अलग तरह की भू आकृति भारत में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसका प्रभाव के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ ही चुके हैं कि देशांतरीय विस्तार जो है भारत का वो 68 डिग्री 7 मिनट्स से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स तक है। लगभग ये 30 डिग्री के बराबर होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक डिग्री के साथ 4 मिनट का अंतर आता जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब 30 डिग्री तक विस्तार है तो 2 घंटे का अंतर हुआ। हर एक डिग्री के साथ जब 4 मिनट का अंतर है तो 30 डिग्री में कितना अंतर हो गया? 2 घंटे का हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 2 घंटे का अंतर पैदा हो जाता है। लंदन के ग्रीनविच को मानक रेखा माना गया है। जैसा कि मैंने अभी शुरू में ही जब वर्ल्ड मैप दिखाया था तो आपको बताया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ग्रीनविच रेखा है और वो मानक रेखा कही जाती है। भारत की स्थिति जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स तक है, या 30 डिग्री के मध्य है। यानी कि सूर्य का उदय पहले यहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, और उसे 2 घंटे लगेंगे गुजरात तक पहुंचने में। यानी कि हर एक डिग्री का जब सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा और धीरे धीरे ये जो है सूर्य उदय यहाँ गुजरात में 2 घंटे के अंतर पर पहुंचे। तो नेचुरली हमारे समय में अंतर स्वाभाविक होगा। तो इस समस्या का निदान हेतु विश्व के देशों में आपसी सहमति हुई और ये माना गया कि जो योगांतर को 7 डिग्री 30 मिनट्स देशांतर है उसके गुणांक पर चुना गया। और इसी कारण हमारा जो 82 डिग्री 5 मिनट्स 5 डिग्री ईस्ट है उसको मानक अक्षांश माना गया, मानक समय निर्धारित किया गया। यहाँ पर जो भी टाइम होगा वो पूरे भारत का टाइम होगा। तो
भारत के 5 राज्य, अभी ये जो मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, IST कहा जाता है इसको, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय है, मानक समय जो है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट ज़्यादा है, यानी कि जब ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बजेंगे दिन के, तो हमारे यहाँ भारत में 5:30 शाम के बजेंगे। तो कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, वहाँ पर कई मानक देशांतर रेखाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं और 11 कटिबंध जो हैं वो रूस में हैं। रूस में 11 कटिबंध है, क्योंकि रूस का विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ 11 कटिबंध हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 कटिबंध हैं। तो हमारे यहाँ ये मांग उठी है कि 2 समय कटिबंध होने चाहिए, क्योंकि यहाँ और यहाँ में 2 घंटे का अंतर आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर होता है सूर्योदय में। इसलिए ये डिमांड उठ रही है कि 2 समय कटिबंध होने चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल से 2.4% है, यानी कि विश्व का 2.4% भाग भारत में आता है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से माने तो दूसरा बड़ा देश है, लेकिन अगर हम एरिया की दृष्टि से माने, क्षेत्रफल की दृष्टि से माने, तो भारत जो है वो 7वां बड़ा देश है। जो भारत से बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, आइए इसे समझ लें। ये है रूस, देखिए ये रूस है। कनाडा, ये कनाडा है, ये वाला। फिर आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद चीन है, भारत का पड़ोसी देश चीन। इसके बाद ब्राजील, और इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं। इन 6 देशों के बाद भारत का नंबर आता है। भारत का आकार ने किसी विशिष्ट भौगोलिक विविधता प्रदान की है। अब ये विविधता कैसी है, आपने भारत का भौतिक विभागों को पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि भारत जो है, भारत में पहाड़ हैं, मैदान हैं, समुद्र तट हैं, नदियां हैं, बहुत सारी नदियां भारत में बहती हैं। ये देखो नीला नीला जो आप देख रहे हैं, ये लाइंस आप देख रहे हैं, ये सब नदियां हैं। तो नदियां भारत में पाई जाती हैं, पहाड़ियां हैं, वन आच्छादित पहाड़ियां हैं, मरुस्थल, ये वाला जो भाग है वो मरुस्थलीय भाग है, थार का मरुस्थल जिसे कहा जाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा समुद्र तट है। तो विविधता पाई जाती है भारत के, भौगोलिक विविधता भारत में पाई जाती है। इस कारण जो है वो भारत को एक वृहद इकाई माना गया है। भारत के प्रायद्वीपीय भाग जो हिंद महासागर की ओर, ये जो प्रायद्वीपीय भाग आप देख रहे हो, ये प्रायद्वीप भाग जो है वो समुद्र की ओर उभरा हुआ है, ठीक है। और जो तट रेखा है, अगर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ले लें और लक्षद्वीप को ले लें, तो ये जो तट रेखा है भारत की वो 7,157 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो कई तरह की विविधता भारत में पाई जाती है। अब आ जाते हैं हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। जैसा कि हमने वर्ल्ड मैप में देख लिया था कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण
मध्य में स्थित है, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये वाला जो भाग भारत के पूर्व में, प्रायद्वीपीय भाग के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और इधर पश्चिम में अरब सागर पाया जाता है। और ये जो है वो दो भुजाएं हैं हिंद महासागर की। प्रायद्वीपीय भारत के इस समुद्र की स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के, आइए ये देखें। तो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ भूटान है, ये पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है। इसके दो देश हिंद महासागर, जो हिंद महासागर में इसके दो पड़ोसी देश हैं, वो कौन कौन से हैं आइए देखें। ये श्रीलंका है, और इधर इसके नीचे यहाँ आपको मालदीव्स दिखेगा, जो कि भारत के पड़ोसी देश है। अब श्रीलंका भारत और मन्नार की खाड़ी और पाक जलदंसी द्वारा अलग हुआ है। जो श्रीलंका है, आइए इसको भी हम जानेंगे कि जल संधि और खाड़ी कहते किसे हैं। तो खाड़ी तथा जल संधि में क्या अंतर है? खाड़ी जल का वे भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो और एक भाग का मुहाना समुद्र से मिला हो। तो ये आप देखेंगे, ये गल्फ कही जाती है, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये सदर्न भाग है भारत का, और ये श्रीलंका गल्फ ऑफ मन्नार है ये। और ये जो है तीन भाग, तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ है, और एक ओर समुद्र है इसके। तो इस तरह के भाग को हम खाड़ी कहते हैं। हम जल संधि किसे कहते हैं? पानी का ऐसे तंग मार्ग, ये है जल संधि, ये पाक स्ट्रेट है, ये पानी का ऐसा तंग मार्ग जिससे नौकाएं होकर गुजरती हैं, बड़े जलाशयों में जाती हैं, उसको हम जल संधि कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये तंग मार्ग है जिसकी ओर से ये बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। तो इस तरह से जो ये तंग मार्ग है, उस वो एरिया जल संधि कहा जाता है, पाक स्ट्रेट कहा जाता है। अब हम भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है ये जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। आइए इन सब के बाउंड्रीज भारत की देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किलोमीटर्स है। चीन के साथ भारत की सीमा, ये चीन है, और चीन के साथ भारत की जो सीमा है वो 3486 किलोमीटर्स है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा, ये पाकिस्तान है, और भारत की सीमा 3323 किलोमीटर्स है। नेपाल के साथ भारत की जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर्स है। म्यांमार, ये म्यांमार है, और म्यांमार के साथ भारत की सीमा जो है वो 1643 किलोमीटर्स है। भूटान से 699, ये भूटान है, और यहाँ जो भारत की सीमा है वो 699 किलोमीटर्स है। और सबसे कम सीमा जो है वो अफगानिस्तान, ये टिप है जो अफगानिस्तान से छूती है, ये 106 किलोमीटर्स की सीमा बनाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत की स्थिति से आप सभी अवगत हो गए होंगे। धन्यवाद।